वेलकम बैक। आज हम इकट्ठे हुए हैं आपके पास इंड AS 38 और 40 के आपके क्वेश्चंस के लिए, जिसकी लिस्ट आपसे हमें पहले ही मिल गई कि सर ये क्वेश्चंस कराने हैं। तो हम ये क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, तो एक एक करके चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 9th से। तो 38 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्या कह रहा है क्वेश्चन 9th? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के जरा सोचिए क्या कहता है ये। कह रहा है सेट्रन लिमिटेड अक्वायर्ड एन इनटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 2001 फॉर ₹1 लाख। तो ये तो परचेज की कॉस्ट होगी ना हमारी। द एसेट वाज रीवैल्यूड एट ₹120 ऑन 31 मार्च 2002 एंड 85,000 ऑन 31 मार्च 2003। वो कह रहा है जी हमने अपने एसेट को अगले ही साल रीवैल्यू कर दिया और फिर हमने डाउनवर्ड भी रीवैल्यू कर दिया। तो अब मुझे फटाफट से ये बताओ, इसमें कहीं अमॉर्टाइजेशन का पॉइंट नहीं है। तो आपकी क्वेरी पॉसिबली यही बनेगी कि सर हमने इन्हें अमॉर्टाइज क्यों नहीं किया, एक साल में कुछ ना कुछ अमॉर्टाइजेशन भी होगी। बट अभी पढ़ लेते हैं, जहां तक मेरी जानकारी इसमें अमॉर्टाइजेशन के बारे में कुछ डाटा नहीं है। जुपिटर लिमिटेड acquired intangible asset on this date for 1 lakh. Asset was revalued at 85 on this date and 1,05,000 on this date. Assuming that at year end both the companies on 31st March and they use their revaluation model, वो कहता है इनके ऊपर revaluation model लगा रखा है, how this transaction should be dealt with the financial statements. Explain the treatment for revaluation of intangible assets. Ignore computation. हाँ उसने मना ही कर दिया, कहता है इग्नोर कर दें amortization on them for the ease of understanding, यानी कि there is nothing to be amortized, बस आपने revaluation का ट्रीटमेंट बताना है। तो मुझे फटाफट से सोचिए एक एक करके क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है। तो ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट एनीवे क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन ज्यादा है। तो हमने इनटेंजिबल एसेट कितने का अक्वायर किया था? हमने लिया था 1 लाख रुपए का। 31 मार्च 2002 को इसकी रीवैल्यूएशन कर दी। वो कहता हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो इसकी रीवैल्यूएशन का फेयर वैल्यू कितनी है? 120। मुझे ये बताओ, आपको यहां जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी, आपको अपना इनटेंजिबल एसेट बढ़ाना पड़ेगा। तो 20,000 से एसेट बढ़ाओ। क्रेडिट किसे कर देंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि आप रीवैल्यू कर रहे हैं तो कहां जाएगा? इट विल गो टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में जाएगा, रिसाइकिल नहीं हो सकता है। कह रहा 2003 में 31 मार्च 2003 में फिर से रीवैल्यू कर दिया, और ये रीवैल्यूएशन जब की तो हमने 85,000 की रीवैल्यूएशन कर दी। अमॉर्टाइजेशन इग्नोर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 120 के एसेट को 85 कर दिया तो आपके एसेट में गिरावट कितने की आ गई? भाई 120 का एसेट है, 85 का करना है, तो गिरावट कितने की आ गई? 35,000। ठीक है ना, 35,000 तो आपका एसेट गिर गया। पर ये 35 डेबिट कहां करें? क्या आपने पहले इसका रिवॉल्यूशन किया था तो रिवॉल्यूशन में डाला था, तो पहले तो उसको यूज कर लो। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो वो कहां जाएगा? इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन गोज टू P&L अकाउंट। तो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, 9th का फर्स्ट पार्ट। और 9th का सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? कहता है इनटेंजिबल एसेट हमने यहां कितने का खरीदा था? अभी भी 1 लाख का ही खरीदा था इस डेट को। और वो कहता है फिर इसके बाद इस एसेट को 85,000 रुपए का हमने 31 मार्च 2002 का रीवैल्यू कर दिया। इसकी फेयर वैल्यू कर दी 85,000। ये 31 मार्च 2002 है। और फिर हमने उसकी वैल्यू कर दी 1,05,000, इसकी वैल्यू कर दी 1,05,000, और ये 31 मार्च 2003 है। तो भाई हमको यहां पर रीवैल्यू करना है, तो ये सीधा ही 1 लाख का, फिर से अमॉर्टाइजेशन इग्नोर्ड है, तो आपने अपने एसेट को डाउन करना है, तो एसेट डाउन कर दीजिए, इनटेंजिबल एसेट डाउन। ये 15,000 रुपए से डाउन हो गया। डेबिट किसे करेंगे? क्योंकि सबसे पहली बार ही कर रहे हो तो आपका कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व तो है नहीं, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेटर ऑन अगर आप अपने एसेट को बढ़ाते हो तो मुझे फटाफट से बताइए, एसेट बढ़ाना है 105 जो कि था हमारे पास 85,000 का, तो आपने कितने से बढ़ा दिया? 20,000 से।
तो ये 20,000 कहां जाएगा? क्या ये रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा? पहले आप ऑलरेडी 15,000 P&L में डाल चुके हैं, तो इसको वापस ले लो। बाकी रिवॉल्यूशन जो है वो कहां जाएगा? रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा। तो इस सवाल में बस वो ये बताना चाह रहा है कि देखो रिवॉल्यूशन रिजर्व में पहले ये जाता है, पहले P&L जाता है, बाद में अगर इसका उल्टा हो जाए तो रिवॉल्यूशन रिजर्व यूज होता है, वैसे इसका उल्टा हो जाए तो ये P&L इसके अंदर वापस रिकूप हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9th। और भी है क्वेश्चन नंबर 11th। तो दिखाओ जी क्वेश्चन नंबर 11th। वो कह रहा है हमको शशि इसका बटन कर दिया, ब्लर है क्या? X Limited purchased a patent right on 1st April for ₹3 lakh, which is a legal life of 15 years. तो चलो अच्छी बात है, आपने एक एसेट खरीदा, पेटेंट का 3 लाख का लाइफ 15 साल है। However, due to competitive nature of the product, the management estimates a useful life of only 5 years. ओ लीगल लाइफ तो 15 है, पर हमारे लिए तो कितनी लाइफ है? हमारे लिए तो 5 साल की ही लाइफ है। Straight line amortization is determined by the management to be the best method. कह रहा हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करेंगे। On 1st April 2002, the management is uncertain that the process can actually be made economically feasible and decides to write down the patent to an estimated market value of ₹1,50,000। कह रहा हमको इसके अंदर लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हमने अपने पास डिसाइडेड टू राइट डाउन द प्लान टू एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1.5 लाख। हम अपने एसेट की वैल्यू को किस डेट को कम कर रहे हैं? 1 अप्रैल को 2002 को। लिया कब था आपने? 1 अप्रैल 2001 को। तो नहीं, 1 साल बाद ही आपने अपनी वैल्यू डाउन कर दी। एंड डिसाइड्स टू अमोर्टाइज ओवर 2 years, और उसकी लाइफ अपने पास अब कितनी कर दी? सिर्फ 2 साल लाइफ कर दी अपने पास। As on 1st April 2003, having perfected the related production process, the asset is now appraised at a value of ₹3 lakh। कहता है अब अपने एसेट की वैल्यू फिर से बढ़ा दी। अप्रेज्ड मतलब वृद्धि कर दी, एट अ वैल्यू ऑफ ₹3 lakh। Furthermore, the estimated useful life is now believed to be 4 more years. Determine the value of intangible asset at the end of each financial year। वो कहता है आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो उसने आपको कहा 1 अप्रैल 2001 को हमने 3 लाख का एसेट खरीदा था, जिसकी लाइफ 5 ईयर थी। लीगल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ 31 मार्च 2002 को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही तो पूछा ना उसने आपसे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस अमोर्टाइजेशन 5 साल यानी कि 60,000। दिस इज 240। फिर वो कहता है अगले साल की 1 अप्रैल को, अगले साल की 1 अप्रैल को हमने अपने एसेट की वैल्यू को 1.5 लाख रुपए कर दिया। इसकी फेयर वैल्यू कर दी 1.5 लाख, और इसका सीए कितना रहा होगा? जरा बताओ, इसका सीए कितना था? 240। देयरफॉर हमने अपना रीवैल्यूएशन लॉस बुक कर लिया होगा 90,000, और ये कहां चला जाएगा? इट विल गो टू P&L अकाउंट। रीवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि आपका P&L में चार्ज हो जाएगा, आपने अपने एसेट की वैल्यू को 1.5 लाख कर दिया है। और वो कहता है हमने अपनी लाइफ भी जो एसेट की थी वो चेंज कर दी, अपने पास लाइफ कितनी बना दी है इसकी? हमने कहा उसकी लाइफ अब 2 साल है। कोई बात नहीं। तो यहां पर 31 मार्च 2003 को हमारा अब सीए कितने का हो जाएगा? भाई आपके पास यहां पर सीए 1.5 लाख का रह गया था बिगिनिंग में ऑन 1 अप्रैल 2002। तो इसकी अमोर्टाइजेशन करनी है, तो ये हो गई हमारे पास 2002-03 की अमोर्टाइजेशन इतनी। तो हमारा सीए कितना रह गया था? ओनली 75,000। तो ये नहीं, हमारे पास इतना अमाउंट आ गया। उसने ये तो पूछा ना आपसे अलग अलग डेट पर। फिर वो कहता है एज ऑफ 30 कहां गया? ऑन 1 अप्रैल 2000, अगले साल की 1 अप्रैल को। अब हमारे को वो कहता है इसके अंदर ना वैल्यू मिल रही है और हमने इसकी वैल्यू कर दी 3 लाख। तो इसकी वैल्यू फिर वैल्यू कर दी हमने इसकी 3 लाख। तो हमारा सीए कितने का है? हमारा सीए आ रहा है 75 का।
तो हमने अपने पास कितने रुपए से इंक्रीज करना है, कितने रुपए से इंक्रीज करना है। तो इनका डिफरेंस हो गया 2,25,000 से हमको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ये इंक्रीज भी हो जाएगी। अब वो हमें क्या बोल रहा है वो हमें बोल रहा है और साथ में उसकी लाइफ भी चेंज कर दी अपने पास। तो उसने आपसे कहा था 2003 के अंदर लाइफ हमने 4 मोर ईयर्स कर दी है। तो 31 मार्च 2004 को, अब आप मुझे बताओ उसके पास सीए कितना हो जाएगा। अगर आपके पास सीए यहां था 75,000 का, प्लस हमने रीवैल्यू कर दिया, कितना रीवैल्यू कर दिया हमने इसको 225, तो ये सीए हो गया था 3 लाख माइनस अमोर्टाइजेशन। तो मुझे फटाफट से बताओ अब इसकी अमोर्टाइजेशन 3 लाख के ऊपर लगानी है हमने। हमारे पास इस एसेट की लाइफ कितनी और उसने कर दी थी, बिलीव्ड टू बी 4 मोर ईयर्स। तो यानी कि 1 साल तो बची हुई थी ना आपके पास यहां पर, तो ये 5 ईयर्स लाइफ हो गई भाई। एक तो पिछला बैलेंस आ रहा था प्लस 4 मोर ईयर्स, तो यानी कितने हो गए 5 ईयर्स। तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, दिस इज इक्वल टू 60, दिस इज इक्वल टू 240। उसने आपसे मांगा क्या है, उसने यही तो मांगा है ना, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कितनी है, 240 है, 75 है और 240 है फॉर 3 ईयर्स। और आगे तो नहीं जाने की जरूरत ना उसके अंदर। तो इट्स सो सिंपल। तो इसमें आपकी क्वेरी क्या पॉसिबली हो सकती है। तो आओ जरा इनका आंसर देखें। इनके आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थी नहीं। तो पहली वैल्यू आ गई 240, पहली 240 2003 में एन इम्पेयरमेंट इज रिकॉर्डेड इन द राइटिंग डाउन द एसेट टू 150 और विच नेसेसिटेट्स 90,000 चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमोर्टाइजेशन इतनी है। तो ये भी हमारा ये भी टैली कर रहा है, दिस इज टैलिड। 2004 1 अप्रैल को कैरिंग अमाउंट इतना है, रीवैल्यूड अमाउंट इज 3 lakhs। of the total revaluation gain of 225, 90 will be charged to profit and loss account। ये 90,000 क्या चीज है, ये गलत है, this is wrong। and the balance amount of 135 will be credited to revaluation reserve, this is wrong। पहली बात तो ये कि जब आप रिवर्सल करेंगे इस 90,000 रुपए को, तो 90,000 की रिवर्सल इस प्रकार से नहीं की जाती जैसे उन्होंने कह दिया कि पूरा का पूरा यहाँ एडजस्ट कर देंगे पीएनएल में। 90,000 रुपए में आपने अपने पास जो इन्होंने चार्ज कर दिया, ये तो कह रहे हैं पूरा एज इट इज आएगा, दिस शुड बी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हालांकि वी डोंट नीड इट क्योंकि क्वेश्चन में आपसे उसने मांगी क्या है, सिर्फ वैल्यूज। अमोर्टाइजेशन एज पर द ईयर इज 75,000, ये उसने अपने पास कर दिया, हमारी भी 75 नहीं थी। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई कि इन्होंने 4 साल लाइफ ली है और हमने लिया है 5 ईयर्स। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज नाउ बिलीव टू बी 4 मोर ईयर्स। अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज ट्रबल तो है, मैंने मोर को अंडरलाइन किया है, मेरे को लगता है 4 मोर ईयर्स मतलब जितनी बैलेंस लाइफ है प्लस 4 मोर है। और 4 मोर ईयर्स अगर आप ये कहते हो नहीं नहीं आज की डेट से 4 मोर ईयर्स, तो इसका मतलब ये टोटल है। तो वी कैन डेफिनेटली गिव द बेनिफिट कि चलो ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि मेरे को ये लगा है कि 4 मोर ईयर्स मतलब ये एडिशनल लाइफ है। यानी आपके पास पिछले 2 साल में से 1 साल बीत गया था तो 1 साल पिछला बचा हुआ है, और मैंने कहा 4 ये, तो यानी मेरे हिसाब से 5 है। इन्होंने कह दिया कि सिर्फ 4 है, इसलिए उनका मेरे अमोर्टाइजेशन का अमाउंट टैली नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कह दिया 75, तो 225। फिर उसने 2005 की वैल्यू भी निकाल दी, वो हर बार 75 माइनस करके वैल्यू 0 कर रहा है, हालांकि ये मुझे वैल्यू चाहिए नहीं थी, ये उन्होंने एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। तो दीज सेंटेंसेज आर रॉन्ग। 90,000 रुपए जो आपने पेंडल में पूरे डाल दिए थे, पूरे के पूरे रिवर्स नहीं होते हैं, ये नेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिवर्स होते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को आप मेरे ख्याल से तो इस लाइन को डिलीट कर दें क्योंकि दिस इज रॉन्ग। और इसके अलावा ये 4 पर आप अपने पास अपनी अजम्पशन क्लियर कर सकते हैं कि अजम्पशन दैट 4 मोर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। और हमने क्या अज्यूम किया था, हमने सेकंड, ये एक अजम्पशन है, दूसरी अजम्पशन हमने अज्यूम किया है 4 मोर अपार्ट फ्रॉम बैलेंस लाइफ ऑफ 1 ईयर।
यानी हमारा 5 साल लाइफ आई है, उनकी 4 आई है। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए इस विवाद में ना पढ़ूं कि मैं बोल दूं कि हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेट ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, तो आप अपने पास अपना आंसर लिख कर आ सकते हैं। एंड इग्नोर दिस पार्ट जो उन्होंने फालतू में लिख दिया इसके अंदर। पहली बात तो ये चाहिए ही नहीं है आपको, और फिर भी आपको इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल अलग से इंड एस 36 में बताई जाएगी। वहां पर रिवर्सल कैसे होती है, वहां पर उसके हिसाब से होगी रिवर्सल। इनके हिसाब से तो लिखी गलत है इन्होंने, ये ऐसे रिवर्सल नहीं होती है। इसके अलावा है जी क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, X Limited decides to revalue its intangible assets on 1st April. On the date of revaluation, the intangible stands at the cost of rupees 100 lakhs and accumulated amortization is 40 lakhs. तो यानी 60 lakhs उसकी होगी carrying amount. The intangible assets are revalued at 150 lakh. How should X Limited account for the revalued intangible asset in the books of the company? वो कहता है इसकी बुक्स के अंदर हम किस प्रकार से अकाउंटिंग करेंगे। तो मुझे बताओ, आपको मालूम है इसके अंदर 2 मेथड हुआ करते थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। एक का नाम था डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पिछली डेप्रिसिएशन को हटा दो, बैलेंस आपके पास 60 लाख का रह गया, 60 लाख को आपने 90 लाख से बढ़ाना है तो अपने 90 लाख से रिवोल्यूशन कर दो। और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप अपने पास अपनी चेंज देख लें कितनी आ रही है, उतने की कॉस्ट को भी चेंज करें, उतने का अपने डेप्शन को भी चेंज करें। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26। तो 2 मेथड है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड। ये वही वाला है जो इंड एस 16 में भी था। तो यहां वो डेप्शन को आप अमोर्टाइजेशन एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हैं, हालांकि चूंकि 16 के नाम है तो वही नाम मैंने यहां लिखा है। तो मुझे बताओ, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन टू इनटेंजिबल एसेट्स 60 कितना था, 40 लाख। तो 40 लाख से पहले अपने पास इसे हटा दो। अब आपके पास बीइंग अमोर्टाइजेशन एलिमिनेटेड, और साथ में अपने पास अब अपने इनटेंजिबल एसेट को बढ़ाना है। अब आपका इनटेंजिबल एसेट 100 का था, 40 लाख का कम हो गया इस एंट्री में, तो बाकी बच गया 60 लाख का। 60 लाख के एसेट को आपने 150 का करना है, तो टू रीवैल्यूएशन रिजर्व दिस इज इक्वल टू 90 लैक्स। ठीक है ना, मतलब आप अपने एसेट को इतने से बढ़ा देंगे, 60 को आपने 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90, बीइंग एसेट रीवैल्यूड। एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी था, मेथड नंबर 2। उसमें आप क्या करते थे, आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है, आपके एसेट की कॉस्ट है 100 लैक्स, और इसका अमोर्टाइजेशन का अमाउंट कितना था, अमोर्टाइजेशन का अमाउंट था इसका रुपीज 40 लैक्स, और ये था 60। इसकी वैल्यू आपने करनी है 150। तो बताओ कितनी वैल्यू प्रतिशत में बढ़ जाएगी, उतनी प्रतिशत निकाल लो। तो आपने इसे कर देना है 150 बटा 60, 2.5 टाइम्स। तो यानी कि ये वैल्यू हो गई 2.5 यानी कि 250 लाख, और 40 का 2.5 इज इक्वल टू 100 लैक्स। तो आप अपने एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ा देंगे, इनटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट 150 लाख, और टू एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये कितने की बढ़ा देंगे, 60 लाख, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 90 लाख। जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका अपने आप 90 लाख आ गया, बीइंग एसेट रीवैल्यूड। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इंड एस 16 में भी कर रखे हैं। फिर भी इनका आंसर देख लें कि आपने क्वेरी में क्यों भेजा है, ताकि आप हमको पता चल जाए कोई विवाद तो नहीं है। The intangible assets are revalued to 150 lakhs on an amortized replacement basis, which is 150% increase from the original cost, thereby applying the existing ratio of accumulated depreciation to cost. Their gross revalued amount would be इतना, gross and इतना। अच्छा, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं आगे, बाकी मैंने आपको बता दिया कि वो
आंसर इज नॉट कंप्लीट, देयरफॉर आपको शायद ये प्रॉब्लम रही होगी। क्वेश्चन 33 आरटीपी का सवाल है ये। May 20, one of the senior engineers at XYZ has been working on a process to improve the manufacturing efficiency and consequently reducing the manufacturing costs. This is a major product and has full support of XYZ board of directors. The senior engineer believes that cost reductions will exceed the project cost within 24 months from their implementations. Regulatory testing and health and safety approval was obtained on 1st of June 2005. This removed uncertainties concerning the project. तो ये हमारे पास आ गया, मुझे समझ में जो आई है बात, ये हम अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहे हैं और ये कोई प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये सेल्फ जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट है और उसमें उन्होंने कहा कि इसके कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा होंगे। जितनी कॉस्ट हमारे पास लग रही है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो इसको अपने पास ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई। इसकी रेगुलेटरी अप्रूवल 1 जून को हमने अप्रूवल ले भी ली है। दिस रिमूव्ड द अनसर्टेनिटी, तो मैं कह सकता हूं दिस इज द डेवलपमेंट स्टेज। 1 जून से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, which was finally completed on 20th of April 2006. Cost of 18 lakh incurred during the year till 31st March 2006 have been recognized as an intangible asset. तो मुझे ये समझ में आई कि इन्होंने 18 लाख पूरे के पूरे साल के जो भी खर्चे थे उसे इनटेंजिबल एसेट में रिकॉर्ड कर दिया। 18 लाख जो हमने इस डेट तक खर्च किए थे उसे इनटेंजिबल एसेट में पूरा ही रिकॉर्ड कर दिया, जबकि आपकी 1 जून को ये कंडीशन पूरी हुई थी। An offer of 780 for the new developed technology has been received by the potential buyer, but it has been rejected by XYZ company. चलो हमारे पास इसकी उसने आरए बता रहा है 780 है। उत्कर्ष believes that the project will be a major success and has potential to save the company rupees 12 lakhs in perpetuity. उत्कर्ष, ये उत्कर्ष कहां से आ गया? तो चलो उत्कर्ष believes that it will be a major success और उसके अंदर 12 लाख हमको परपेचुटी में सेव होंगे, यानी हर साल कितने कितने सेव होंगे, हर साल इतने इतने पैसे सेव होंगे। सुनना और मुझे बताना भाई। फिर वो कहता है डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च एट XYZ नेहा, who is a qualified electronics engineer, is seriously concerned about the long-term prospects of the new process. And she is of the opinion that competitors would have developed new technology at the same time which would require to replace the new process within 4 years. लो भाई, एक और भी व्यक्ति आ गया, नेहा हु इज क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जिसने कहा भाई मुझे तो डाउट है कि ये तो बेकार ही है, 4 साल में कुछ फायदा ही नहीं है। शी एस्टिमेट्स दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट सेविंग विल बी 960 ओवर दिस पीरियड। ये क्या पागल बना रहे हैं? आफ्टर दैट शी थिंक्स दैट देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट इट्स फ्यूचर, What would be the appropriate accounting treatment of the aforesaid issue? कहता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। तो ये क्वेश्चन तो वैसे अजीब सा लगा, बीच में उत्कर्ष कौन आया और नेहा कौन आए? शशि जी, तो हम एक बार देखते हैं ये क्या कहना चाहता है इसमें। सारा सवाल ठीक चल रहा था, बीच में इन्होंने कथा शुरू कर दी ना जो 2 आदमियों की। तो एक बार देखते हैं कि इनका भावना क्या है, क्या चाहते हैं। तो हम कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हैं और ये वर्ष है हमारे पास 2005-6। वो सारी उसने आपको कह रखा है, इंजीनियर साहब बना रहे हैं, पूरी सपोर्ट है, कॉस्ट रिडक्शन होगी, फायदा हो जाएगा, रेगुलेटरी टेस्टिंग हो गई। 1 जून 2005 को
डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हो गई। ये भी क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है। और वो कहता है हमारा प्रोजेक्ट 20 अप्रैल को पूरा भी हो गया, कंप्लीटेड। और वो कहता है पूरे साल भर में 18 लाख रुपए लगे। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये 18 लाख पूरे कैपिटलाइज होने चाहिए? ये तो साफ साफ दिखता है कि ये 18 लाख पूरे नहीं होने चाहिए। ये कितने महीने हो गए? 2 महीने ही हो गए, 10 महीने। तो अगर मैं इवनली मान लूं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट शुड बी 18 लाख इंटू 10 by 12। दिस शुड बी इक्वल टू 15 लाख। और जो आपने यहां पर खर्च कर दिया होगा 3 लाख, दिस शुड बी रिटर्न ऑफ इन द P&L अकाउंट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर इसके बाद वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऑफर आया है 7,80,000 रुपीज का, किसी की फेयर वैल्यू का ऑफर आया है जो हमने ठुकरा दिया है। हमने कहा बेकार है ये ऑफर्स। इसका मतलब ये उसका अल्टीमेटली तो RA का इंफॉर्मेशन है। फिर वो हमें कह रहा है उत्कर्ष को लगता है ये मेजर सक्सेस होगा और 12 लाख रुपए इन परपेचुटी मिलेगा। मुझे फटाफट से बताओ इसकी वैल्यू इन यूज उत्कर्ष के हिसाब से कितनी है? कह रहा 12 लाख रुपए पर एनम इन परपेचुटी। बाप रे बाप, इसका मतलब यह कि देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। इसके हिसाब से कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। फिर वो कह रहा है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट XYZ नेहा, हु इज अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इज सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द न्यू प्रोस्पेक्ट। शी इज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉम्पिटिटर आ जाएंगे और हमारी ऐसी तैसी कर देंगे। देयरफॉर वो उसके हिसाब से ये वैल्यू सिर्फ 9,60,000 की है। तो ये तो उनका दफ्तर का झगड़ा हमारे सामने आ गया है। और ऊपर भी एक बात लिखी थी, सीनियर इंजीनियर को लगता है इसका बहुत फायदा होगा। हालांकि उसमें वैल्यू नहीं लिखी थी तो उसको छोड़ देते हैं। तो 2 व्यक्ति दफ्तर में झगड़ पड़े हैं। उत्कर्ष का कहना है बहुत फायदा होगा, नेहा का कहना है कि फायदा नहीं होगा। अगर मैं नेहा की बात मानता हूं तो इसका RA 960 है और आपको इंपेयरमेंट बुक करनी पड़ेगी। और अगर मैं उत्कर्ष की बात करता हूं तो RA बहुत ज्यादा है, आपको कोई इंपेयरमेंट बुक नहीं करनी पड़ेगी। वो क्या चाह रहा है इसके अंदर? व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? तो इसका मतलब उसने भी आपको छोड़ दिया बीच में ही कि उत्कर्ष ठीक है कि नेहा ठीक है, ये उसने छोड़ दिया है। तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस? तो आपको इसके लिए पहले तो मानना पड़ेगा भाई दोनों में से कौन ठीक लगता है। तो आओ जरा, उत्कर्ष के बारे में कुछ लिखा है, ये कौन है? ये डायरेक्टर भी नहीं है। उत्कर्ष के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है कौन? उत्कर्ष बिलीव्स दैट प्रोजेक्ट विल बी मेजर सक्सेस। और नेहा के आगे पीछे लिखा हुआ है ये डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है, क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। क्या हम तवज्जो दे दें नेहा की बात को? क्योंकि वैसे भी अदरवाइज उत्कर्ष की बात करते हैं तो सवाल में कुछ निकलता नहीं है। तो नेहा की बात को मान लेते हैं कि नेहा की बात जो है वो ठीक है। आपको अपने पास आंसर देना पड़ेगा तो दोनों आंसर देना कि अगर उत्कर्ष की बात मान ले तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। पर अगर नेहा जो कि डायरेक्टर एट रिसर्च है और क्वालिफाइड भी है, अगर उसकी बात मान ले तो ये 960 होना चाहिए। 960 होते ही RA 960 का है तो आपका RA की वैल्यू 15 लाख माइनस 960 इज इक्वल टू 5,40,000 आपका इंपेयरमेंट लॉस बुक होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो 3 लाख है वो आपका P&L में रिसर्च में जाना ही चाहिए। तो दिस शुड बी द आंसर। एक बार चेक कर लें कि ये क्या कह रहे हैं। देख लेते हैं व्हाट दे आर सेइंग। ये मई 2020 का है। Intangible asset require an intangible asset to be recognized if criteria is met. Regulatory approval was the last criteria to be met. The other criteria have been met as follows. कह रहा है intention to complete asset is there, finance is available, cost can be measured, benefits to be measured. मतलब उसने आपको पहले तो 1 जून की बात कर रहा है कि 1 जून को, हालांकि ऊपर क्लियर कट लिखा है कि अनसर्टिनिटीज इस डेट को रिमूव हुई हैं, तो आपके लिए ये डेट वैसे ही पता थी, लेकिन उसने थोड़ी कथा लिखी है। Amount of rupees 15 lakh should be capitalized in the balance sheet for the year so and so. Expenditure incurred prior to this date should be recognized as expense. Retrospective expense is not allowed. तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। Impairment requires intangible asset not yet available for use to be tested for impairment annually. Cash flow of rupees 12 lakh in perpetuity would clearly have a present value in excess of 12। तो उन्होंने तो भाई उत्कर्ष की तवज्जो दे दी है। वो कह रहे हैं कि 12 लाख हर साल होगा, बहुत अच्छी वैल्यू है, हेंस देयर शुड बी नो इम्पेयरमेंट। हाउएवर द रिसर्च डायरेक्टर इज टेक्निकली क्वालिफाइड, सो दोनों आंसर दे दिए। सो इम्पेयरमेंट टेस्ट शुड बी द बेस्ट बेस्ड ऑन अर एस्टिमेट ऑफ अ 4 year रिमेनिंग लाइफ।
So the present value of the future cost saving 960 should be considered. In that case, 960 is greater of the offer received 780, so 960 should be used as recoverable amount. So the carrying amount will be reduced to 960 और 540 will be the impairment loss. तो बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री इन द बुक्स क्या होगी. कह रहा है 3 लाख को तो राइट ऑफ वैसे ही करना है, 540 ये करना है, अपना कहता है 840 का एसेट डाल दो. हालांकि फालतू की बातें कर रहे हैं ये, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ठीक है एंट्री डालकर दिखा दी, मांगा तो कहीं था नहीं है. तो आपके क्वेश्चन के अंदर आई डोंट सी एनी रीजन अदरवाइज. आपको भी शायद यही कंफ्यूजन रही होगी इस क्वेश्चन में, नेहा और उत्कर्ष दोनों में से किसकी बात माने. तो बेटर यही है दोनों आंसर दे दो, ज्यादा अच्छी बात है. Another question is question number 12. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 12. एक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सीक्स योर ओपिनियन in respect of the following accounting transactions. Acquired a 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of 100 lakhs at the start of the year. चाहता क्या है, हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर. तो बताइए अगर हमने कोई लाइसेंस खरीदा है 100 लाख का, तो क्या ये इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड होगा. द आंसर इज यस, 100 लाख का इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा. ऑल्सो परचेज्ड अंडर कंपनी एट अ स्टार्ट ऑफ द ईयर. At a part of that acquisition, X Pharmacy acquired a brand with a fair value of rupees 300 lakhs based on the sales revenue. The life of the brand is estimated to be 15 साल. अब एक बात बताओ, अगर हम ब्रांड अपना बनाए तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं है. आप अपने पास यहां पर ब्रांड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड ब्रांड. Spent rupees 100 lakhs on advertising campaign during the first 6 months. Subsequent sales have shown significant improvement as expected to continue. Advertisement का खर्चा will be written off in the P&L account. It cannot be capitalized. Advertisement पर जो आप काम करते हैं that does not qualifies to be intangible assets. तो हमारे पास इसके अंदर इसको P&L में पूरी तरह से राइट ऑफ कर देना चाहिए. It has commenced developing a new drug A. The project cost would be rupees 10 lakhs. Clinical trial proved successful and such drug is expected to generate revenue over next 5 years. Cost incurred till this date is rupees 500 lakhs. तो ये 10 लाख नहीं था, ये था 1000 lakhs. 1000 lakhs में से 500 लाख खर्च कर दिए हैं. Balance cost incurred during the years इज रुपीज 500 लैक्स. अच्छा, ये पिछले साल तक खर्च किए थे, इस साल खर्च कर दिए. मुद्दे की बात ये है कि क्या हमारे पास इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं. इसमें उन्होंने प्रूव कब हुआ है ये उन्होंने नहीं लिखा कि ये कब प्रूव हुआ है, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया. तो इसके अंदर क्या मैं अपने पास ये अजम्पशन ले लूं अपने पास कि ये हमारे पास ड्रग अप्रूवल जो थी पहले की हो रखी है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है कि अप्रूवल इस साल के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि कब हुई है. कैरेट क्लिनिकल ट्रायल प्रूव्ड सक्सेसफुल, बस ये नहीं लिखा है. तो मैंने ये मान लिया कि ये भी हमारे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टेज थी. तो 500 ये 500 ये, तो आपका एसेट कितने का हो गया 1000 लैक्स. आप इसमें एक ऑल्टरनेटिव आंसर भी दे देना कि अगर मैं एज्यूम करूं कि हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अपनी रिसर्च कंप्लीट की है और डेवलपमेंट स्टार्ट की है, तो ये वाला खर्चा तो पिछले साल का P&L में चला जाएगा और ये करंट ईयर का खर्चा हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगा. अभी देखते हैं ये क्या करते हैं. It has also commenced developing another drug B. It has incurred 50 lakh towards research expense. The technology feasibility has not been established. ये तो पूरा का पूरा P&L में गया. तो देखते हैं. X Pharmaceuticals is advised as under it should recognize the drug license as intangible asset. तो ये तो पहला आंसर तो हमारा भी वही है. It should recognize the brand. ये बात भी हमारी ठीक है. एडवर्टीजमेंट खर्चा P&L में जाएगा, ये बात भी ठीक है. द डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर शुड बी कैपिटलाइज्ड. कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओपनिंग कॉस्ट, तो ये भी मान रहे हैं क्योंकि डेट लिखी हुई नहीं है, तो मान रहे हैं कि पिछला खर्चा चलता आ रहा है तो ये कैपिटलाइज हुआ होगा. फर्दर कैपिटलाइज इतना हो गया तो ये अमाउंट इतना है और रिसर्च का खर्चा P&L में चला जाएगा. तो द क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट एंड आई डोंट सी इसमें कोई ऐसी सब्सटेंशियल क्वेरी तो नहीं थी. इसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 8. दिखाओ जी क्वेश्चन 8. Expenditure on a new production process
1st April to 31st December is 2700, 1st January to 31st March is 900. टोटल खर्चा हो गया 3600. Production process met the intangible asset recognition criteria on 1st of January 2002. तो इसका मतलब यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो ये हो गया रिसर्च का खर्चा, ये गया P&L में, ये हो गया आपका एसेट. एक्सपेंडिचर इन, अच्छा फिर वो कहता है द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज 1000. तो ये कहता है इसका IA कितना, इसका RA कितना है, इसका RA है 1000. तो आपका 900 का एसेट है, इसका RA 1000 है, तो देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस. Expenditure incurred for development for the year of the process for the year 2002-3 is 6000. 2-3 नहीं अगला साल. तो आपके 900 में 6000 का और भी आपने एसेट बना दिया. ऐसा इंटर का अंदर भी क्वेश्चन था. Asset was brought into use on this date and expected to be used for next 6 years. तो ये एसेट कितने का हो गया 6900. What is the carrying amount of the intangible asset on 2002? This is 900. And on 31st March 2003, this is rupees 6900. What is the amount to be charged to P&L account for the year 2001-2? 1-2 में कितना खर्चा गया? 1-2 में गया था rupees 2700. तो इसमें हुआ क्या? अगला ये ईयर है 2003. 2004 पे आ जाओ. The amount estimated to be recovered is rupees 5000. What should be the carrying amount for the, इसमें ना इम्पेयरमेंट का पॉइंट में डल गया है. मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपकी क्वेरी में इसलिए आया होगा बिकॉज जब आपने ये क्वेश्चन किया होगा उस समय इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा हुआ नहीं था. तो क्वेश्चन नंबर 8, हालांकि हमने लाइटली डिस्कस किया है इम्पेयरमेंट को भी. तो आपने अपने पास 2001-2 में ये आपकी रिसर्च है और ये डेवलपमेंट है. तो रिसर्च पे आपने खर्च कर दिया 2700, ये गया P&L में. डेवलपमेंट पे आपने कर दिए 900, इसका RA उसने दिया हुआ है 1000. देयरफॉर आपका CA कितने का हो गया 900. ये अभी इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है. तो जो अंडर डेवलपमेंट है उसको अमोर्टाइज तो नहीं करोगे ना, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट है. 2002-3 आ गया. अगला साल आपने डेवलपमेंट पे फिर खर्च कर दिया. कितना खर्च किया था अगले साल आपने? 6000. तो CA हो गया 6900. नो अमोर्टाइजेशन. बताओ इस साल अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं करी? बिकॉज इट वॉज बीइंग डेवलप्ड. क्या इसमें RA का डाटा दिया हुआ है? RA का डाटा ही नहीं है, देयरफॉर नो इंपेयरमेंट लॉस. इसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस भी नहीं हुई. फिर आ गया 2003-4. वो कहता है हमारा एसेट यहां बन के तैयार भी हो गया है, यहां बन के तैयार भी हो गया है. मुझे ये बताओ अब ये यूज हो रहा है. तो 6900 को अब मैं डेप्रीशिएट कर दूंगा 6900 को 6 साल में. यही लिखा था ना उसने, उसकी लाइफ कितनी है? 6 साल. तो आपका अब CA आफ्टर अमोर्टाइजेशन कितने का आ जाएगा? तो 6900 डिवाइडेड बाय 6900 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1150. तो 5750 का आपका इंटेंजिबल एसेट बच गया. अब वो कहता है कि इसका RA फिर से बता दिया उसने. कहता है इसका RA कितना है? अगले पेज पे था 5000. तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का हो गया? 750 रुपए. तो आई होप इसमें कोई दिक्कत की बात अदरवाइज नहीं है. आपका रिवाइज्ड CA जो बचा हुआ CA है वो कितना हो गया? 5000. तो ये स्टैंडर्ड आपने शायद जब तक पढ़ा हुआ नहीं था इसलिए आपकी क्वेरी में रहा होगा. इसके अलावा है जी क्वेश्चन नंबर 15. दिखाओ जी. An entity regularly places advertisements in the newspapers advertising its products. वो अपने प्रोडक्ट्स की विज्ञापन देती है. Includes a reply slip that informs individual replying to the advertisement that entity may pass on the individual details to the other sellers of similar products unless individual ticks a box in advertisement. Oh, डेटा इकट्ठा कर रहा है वो.
उन लोगों का नाम पता लेता है और फिर बाद में वो डाटा किसी और को भी दे देगा अगर किसी ने टिक मार्क नहीं किया, और लोग टिक करना भूल ही जाते हैं। Over a period of time, the entity has assembled a list of customers' name and addresses. The list is provided to another entities for a fees. The entity would like to recognize an asset in respect of the expected useful economic benefits to be derived from the lists. Can the customer lists be treated as intangible assets under Ind AS 38? वो कहता है क्या आप इस लिस्ट को इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करा पाओगे, क्या इंटेंजिबल एसेट मानोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड। भाई आपको इसकी लिस्ट की कॉस्ट ही नहीं पता चलेगी। आपने अखबार में विज्ञापन दिया है तो विज्ञापन तो मेन चला गया P&L में, इसकी कॉस्ट क्या है? जो आपने डेटा इकट्ठा कर लिया इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं है। तो क्या आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एज इंटेंजिबल एसेट? द आंसर इज नो, बिकॉज द कॉस्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इन दिस सिचुएशन द एंटिटी हैज नो लीगल राइट टू द कस्टमर रिलेशनशिप बट एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैव बीन टेकन प्लेस दैट एविडेंस सेपरेबिलिटी ऑफ द एसेट। कहता है ये बिक तो सकता है, एंड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी इज एबल टू एक्सरसाइज, हमारा कंट्रोल भी है, देयरफॉर लिस्ट इज इंटेंजिबल एसेट। कहता है तो ये एसेट। However, entity may not recognize the asset because the cost of generating the list internally cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole। कहता है एडवर्टीजमेंट में से उसको अलग नहीं कर सकते। बिजनेस एज अ होल मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर से अलग नहीं कर सकते। इट डज नॉट मीट द कंडीशंस ऑफ रिकॉग्निशन, देयरफॉर इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 तो हमने क्लास में किया हुआ है मेरे बच्चे, दिस हैज बीन डन इन द क्लास। तो आप एक बार चेक करिए, उसमें हमने स्मूथली डिस्कस किया होगा, यहां फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 16 लो 16 उससे अगला ही है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी X Limited is developing new software for the telecom industry. It employs 100 engineers trained in that particular discipline who are engaged in the development of software. X Limited feels that it has an excellent HR policy and does not expect any employees to leave the near future. It wants to recognize these engineers as human resources. कर सकते हो क्या? ये तो क्लास में बताई थी बात। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज को आप एसेट रिकॉर्ड कर लोगे? द आंसर इज नो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल नहीं है। रात को क्या उन्हें चेन से बांध के बिठा लोगे अपने पास, वो शाम को घर चले जाएंगे। इसका मतलब वो आपके पास दे आर, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, नो कंट्रोल, हेंस नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। हालांकि ऐसे सवाल डोंट एक्सपेक्ट इन एग्जाम के, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो मतलब हमारे पास इस लिस्ट में जो आपने मुझे क्वेश्चन दिए थे वो सब डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन इंड AS 14 का भी क्वेश्चन 16 है। इंड AS 40 का क्वेश्चन नंबर 16, स्टार लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल एंटिटी, ओन 3 प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। फैक्ट्री ये तो लिखवाया भी हुआ है अच्छी तरह से कि ये कॉस्ट मॉडल है, रिवोल्यूशन मॉडल है, रिवोल्यूशन मॉडल है, लेट आउट है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो रिवोल्यूशन मॉडल चल नहीं सकता है। ये दोनों फैक्ट्रीज हैं तो दोनों का मॉडल सेम होना चाहिए। ये क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है हमने, तो आप उसको अपने पास इस क्वेश्चन को वहीं पर से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम क्लास में अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास और कोई होमवर्क के क्वेश्चन थे नहीं, तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्लीज मुझे बताएंगे, वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच। शशि जी मुझे तो दिखा दो। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।